सगळ्यांनी स्थानापन्न होऊन जावं अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे. पंचाळीस आलेले एक आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वाने आणि नेतृत्वाने या भारत देशाबरोबर गणपतींनी स्वतःचं नावाची छाप टाकली असे सन्माननीय योगी आदित्यनाथजी यांचं स्वागत आदरणीय प्रकाशभाऊ बागते हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे खासदार सुनीलजी मेंढे हे देखील त्यांचं स्वागत करतील. आदरणीय परिणयजी फुके यांचं देखील स्वागत करतील. सन्माननीय प्रभुभाई पटेल या ठिकाणी येत आहे. त्यांच्यासाठी या ठिकाणी रस्ता तयार करून मी आदरणीय परिणय फुकेंना विनंती करतो की त्यांनी सन्माननीय योगी आदित्यनाथजी यांचं स्वागत करावं. रिपब्लिकन पक्षातर्फे आदरणीय जयदीप कवाडे यांनी देखील त्यांचं स्वागत करावं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आदरणीय सन्माननीय प्रफुल्लभाई पटेल या ठिकाणी आले. त्यांच्या सगळ्यांनी टाळ्या वाजवाव्या. प्रफुल्लभाईंना देखील मी विनंती करतो त्यांनी योगी आदित्यनाथजी यांचं स्वागत करावं. सगळ्यांना विनंती आहे की आपण बसून घ्यावं. मी जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश बाबुदे यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रफुल्लभाई पटेल यांचं स्वागत करावं. आणि आपले या ठिकाणी आपले महायुतीचे उमेदवार आदरणीय आणि खासदार आपल्याकडे सुनीलजी मेंढे यांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. भारत माता की, भारत माता की जय श्रीराम, जय श्रीराम. आजच्या भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील लोकसभा क्षेत्रातील महायुतीचा अधिकृत उमेदवार म्हणून माझ्या प्रचाराकरिता मुद्दाम उत्तर प्रदेशमधून आलेले उत्तर प्रदेशचे सन्माननीय मुख्यमंत्री जे संपूर्ण देशामध्ये बुलडोजर मंत्री म्हणून प्रसिद्ध आहे असे योगी आदित्यनाथ महाराज यांचे सर्वप्रथम मी भंडारा नगरीमध्ये हृदयापासून स्वागत करतो, प्रणाम करतो. आणि माझ्या भंडारा गोंदिया जिल्ह्याच्या वतीने त्यांना आश्वासित करतो की त्यांचं स्वागत कदाचित आता थोडंसं कमी झालं असेल, परत जेव्हा आपण या भंडारा नगरीमध्ये आपण याच्या 5 पट लोकसंख्येने आपलं आम्ही स्वागत करू हे याच ठिकाणी आपण करतो. आजच्या या प्रचार सभेच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित आपल्या भंडारा गोंदियाचे ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रीय नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य आदरणीय प्रफुल्ल पटेलजी, माजी पालकमंत्री आदरणीय डॉक्टर परिणय फुकेजी,
जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रकाश बाळगुणेजी, तारिक कुरेशीजी, आमदार नरेंद्र भोंडेकरजी, आदरणीय राजूभाऊ राजेंद्र जैनजी, राजूभाऊ कानेमोनेजी, सुनील फुंडेजी, आमदार विजय लहानदारेजी, वीरेंद्र अंजनकरजी, आमचे माजी मंत्री आदरणीय नानाभाऊ पंचमनेजी, धनंजयजी दलाल, अनिलजी गायगणे, आसिफजी बागडे, जयदीपजी कवाडे, राजेशजी काशीवार, प्रदीपजी पडोळे, अनुपजी ढोके, विनोदजी बामते, संदीपजी टाले, विलासजी काटेकाय, शिवरामजी गिरीपुंजे, सौ सविता मदनकर, चैतन्य उराडकर, कल्याणीताई बुरे, निशिकांतजी इनमे, डॉक्टर हेमकृष्ण कागदजी, विनोद ठाकरेजी, सविता तुरकर, कुंदा वेकर, माजी खासदार आदरणीय शिवराज पटलेजी, मयूरजी पिसे, आशु गुंडाणेजी, रामकुमार गजबेजी, ॲडव्होकेट वसंत एंचिलवार, ब्रह्मानंद करंजीकरजी, रेखाताई भाजपाले, चिंतामणीजी जोशी, आशिषजी देसाई, मोठ्या संख्येने उपस्थित सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्तागण आणि मतदार बंधू भगिनी आणि माझ्या युवा मित्रांनो, आपल्याला कल्पना आहे आदरणीय आदित्यनाथ योगी महाराजांनी संपूर्ण उत्तर प्रदेशला एका सुशासन आणि एका कायद्याच्या राज्य आणताना संपूर्ण देशामध्ये एक वेगळी लहर आणि वेगळं चैतन्य निर्माण केलं. असे आदरणीय योगी आदित्यनाथजी आज माझ्या प्रचाराला इथे आलं. मी माझ्या पक्षाच्या वतीने, महायुतीच्या वतीने त्यांचं विशेष आभार मानतो. मित्रांनो, गेल्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये देशामध्ये आदरणीय आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजींचं राज्य आहे आणि तेव्हापासून या संपूर्ण देशाला दिशा आणि दशा देण्याचं काम त्यांनी अहोरात्र चालू केलं आहे. मित्रांनो, या 10 वर्षाच्या काळामध्ये आदरणीय मोदीजींनी एकही दिवस सुट्टी न घेता, एकही दिवस आजारी न पडता सतत काम, एकच काम आणि दसरा दिवाळी सुद्धा सीमेवरती रक्षण करणाऱ्या जवानांसोबत घालवणारे आमच्या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री सतत सर्वसामान्य लोकांचा, आपल्या गोरगरिबातील लोकांचा, शेतकऱ्यांचा, शेतमजुरांचा आणि आपल्या सर्वसामान्य गरीब जनतेचा, महिलांचा, युवकांचा सगळ्यांचा विचार करत अनेक लोकोपयोगी कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून या संपूर्ण देशातील जनतेचं संपूर्ण त्यांना मुख्य रूपात आणणं आणि मुख्य पदात आणण्याचं काम करत आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको, मागच्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये 25 कोटीपेक्षा जास्त गरीब दरिद्र असलेल्या लोकांना त्यांनी वरच्या भागात आणून या देशातील गोरगरीब जनतेला न्याय देण्याचं काम केलं. दुसऱ्या बाजूला आपण मागच्या 10 वर्षात काँग्रेसचं सरकार बघत आहे आणि या काँग्रेसच्या सरकारने फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचार आणि याशिवाय संपूर्ण देशभर एक भ्रष्टाचाराचं पुरण म्हणून आणि भाफोर म्हणून अशा वेगळ्या नावाने भ्रष्टाचाराचं पुरण त्यांनी तयार केलं होतं. आणि या उलट मागच्या 10 वर्षात आदरणीय मोदीजी नव्हे आपल्या देशातील एकही मंत्र्यावरती एकही आरोप सुद्धा कोणी भ्रष्टाचाराचा करू शकलं नाही, हे आपण ध्यानात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, जो काही विकास, एका बाजूला देशाचा विकास, अनेक मेडिकल कॉलेज, अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेज, अनेक एअरपोर्ट, संपूर्ण देशभर रस्त्याचं जाणं मिळणारे आमचे राष्ट्रनेते आदरणीय नितीनजी असो की अजून आपले सगळे मंत्री असो, त्यांनी ज्या संपूर्ण देशाचा कायापालट करण्याचा सपाटा लावला, बघता आमच्या देशाची आर्थिक अवस्था 15व्या पादांवरून 6व्या पादांवरती गेल्या 10 वर्षाच्या काळात आणण्याचं काम आदरणीय मोदी सरकारने केलं. आपल्याला हे ध्यानात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, येणाऱ्या लोकसभेमध्ये येणाऱ्या 19 तारखेला आपल्या सर्वांना विनंती करायला, आपले आशीर्वाद मिळायला आपल्या या लोकांना एकच विनंती करतो
काँग्रेस, शिवसेना, रिपाई आणि भारतीय जनता पार्टीचा अधिकृत उमेदवार म्हणून माझ्या कमळ या चिन्हावरती बटन दाबून आपण मला लोकसभेत पाठवा. मोदीजीचे हात मजबूत करण्याकरिता आपला एक लोकप्रतिनिधी म्हणून येथून मला निवडून पाठवा ही विनंती करायला, आपले आशीर्वाद मागायला मी आपल्या पुढे उभा आहे. मित्रांनो, आपल्याला हे लक्षात असेल, मोदीजींनी हा विकास करताना आमच्या गोरगरीब जनतेसाठी शौचालय, घरकुल, लोककरण, अनेक योजना आणि एवढंच नाही, गोरगरिबांसाठी 5 किलो मोफत धान्य. आपल्याला हे माहित असेल, शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान निधी, आमच्या उद्योगासाठी लहान लहान युवकांना मुद्रा लोनच्या माध्यमातून त्यांना नोकरीचा रोजगार प्राप्त व्हावा यासाठी वेगळी निधी. आणि आता आपल्या सर्वांना विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील रोजगारांसाठी त्यांनी विशेष योजना दिल्या. ह्या सगळ्या योजना आपल्यासारख्या सर्वसामान्य शेतकरी, गरीब, मजदूर, महिला, आमच्या महिला भगिनीच्या खात्यामध्ये बचत गटाच्या ज्या महिला असतील त्यांना एकदा 30,000, एकदा 60,000 त्यांचं सक्षमीकरण व्हावं, त्यांचं मजबूतीकरण व्हावे म्हणून त्यांच्या बचत गटाच्या खात्यामध्ये गरजू रूपाने 90,000 रुपये भरणारे आमचे मोदीजी या सर्वांची आठवण करावी. म्हणून आपल्या सर्वांना एकच विनंती करतो, आपण मोठ्या संख्येने 2 तारखेला बाहेर पडावं आणि आपल्याला विनंती करतो, हात जोडून आपण मला निवडून आपल्या कमळाचे बटन दाबून मोठ्या संख्येने निवडून द्यावं एवढंच आपल्याला आवाहन करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय श्रीराम. बोलो भारत माता की. मी सन्माननीय प्रफुल्ल पटेल यांना विनंती करतो, त्यांनी या सभेला संबोधित करा. उत्तर प्रदेशचे लोकप्रिय आणि कर्मवीर धडाडीचे नेते आणि मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथजी, मंचगावर आसीन आमदार विजयभाऊ डांगाले, नरेंद्रजी भोंडेकर, परिणयजी फुके आणि ज्यांच्या प्रचारात आपण सगळे इथे जमलेले आहोत, या भागाचे लोकप्रिय खासदार सुनीलराव मेंढे, सन्माननीय मंच आणि उपस्थित समोर बसलेले सर्व माझे बंधू भगिनी, तरुण मित्रांनो आणि पत्रकार मित्र, सर्वप्रथम मी योगी आदित्यनाथजी प्रथमच आपल्या या भंडारा जिल्ह्यामध्ये आले, मी त्यांच्या मनपूर्वक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. आणि पुढच्या भाषण मी हिंदीमध्ये करणार, कारण आलेले पाहुण्याला समजलं तरी पाहिजे की आपण काय बोलतोय. बरोबर आहे की नाही? योगी जी हम हिंदी में बोलेंगे और आपको भंडारा जिले का, हमारे गोंदिया जिले का वैशिष्ट्य बताता हूँ. यहाँ सब हिंदी बोलते हैं और सब हिंदी समझते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर है ना मध्य प्रदेश के साथ. तो आदरणीय योगी जी, आपने आज पहली बार भंडारा हमारे जिले में आने का जो यहाँ पर कार्यक्रम बनाया, बहुत लोग हर्षोल्लासित है, क्योंकि आपको रोज टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी लगता था कि हमारे यहाँ कब योगी जी आएंगे और हमको उद्बोधन करेंगे. आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं अभी जिस मार्ग से आ रहा था, सैकड़ों गाड़ियां अभी मैंने देखी, अभी यहां तक पहुंची भी नहीं है. चारों ओर से अभी तो जो यहां दिख रहे हैं, इससे कहीं अधिक लोग अभी सड़कों पर अभी यहां पर सभा में पहुंचने के लिए आ रहे हैं. योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार भी विक्रमी उनकी विजय हुई और उत्तर प्रदेश से आज सबसे ज्यादा सांसद नर
केवल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए सांसद जब चुनकर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और योगी जी की जो ख्याति है वहां ऐसा प्रशासन उनकी पकड़ है, ऐसा वहां का लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था को उन्होंने सुधारने का काम किया है, ऐसा उद्योगीकरण किया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है कि अब एक जमाने में जो उत्तर प्रदेश की सोच थी कि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, आज उत्तर प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में से सबसे अव्वल है। और हम लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा योगी जी कि आप कहीं हमारे से आगे ना निकल जाए, तो उस वजह से हमको भी हमारी गति बढ़ाना पड़ेगा। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों भाई जिस तेजी के साथ बढ़ेंगे तो मोदी जी का विकसित भारत का सपना भी साकार और जल्दी से होगा, यह भी हम लोगों के लिए जरूरी है। मोदी जी ने हमें घर बना कर दिए, मोदी जी ने शौचालय बनाए और हर घर में अब नल आ रहा है, मोदी जी ने जनधन के खाते खोले। तब हमको लगता था कि जनधन के खाते से क्या होगा, पैसा तो है नहीं, लेकिन आज वही जनधन के खाते खुलने की वजह से आज हजारों रुपए आज हमारे, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा बेरोजगार हो, सभी वर्गों के लोगों के लिए आज उसमें खातों में पैसे आने लगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कल तक हमारे लिए, सबके लिए ऐसा एक आश्चर्य होता था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, प्रफुल्ल पटेल और आज भारतीय जनता पार्टी एक ही मंच पर कैसे आए। योगी जी 91 में जब मैं पहली बार लोकसभा में गया और कई बार गया, 98 में आप और हम साथ में लोकसभा में थे, तब हम यहां से हमेशा जुड़कर जाते और बीजेपी के साथ ही संघर्ष होता था। लेकिन लोगों को आज ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ कैसे, ये दोनों साथ इसलिए आए हैं कि हमको मोदी जी के विकसित भारत का सपना पूरा करना है और तेजी से हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। विश्व में हमारे देश को तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था अगले कुछ वर्षों में बनाना है। आज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का सपना भी लोगों का पूरा होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी का, योगी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन देखिए, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये देश में सभी ने संविधान की शपथ ली है और उस संविधान की शपथ के आधार पर मोदी जी हो या योगी जी हमेशा काम करते आए हैं। मैं योगी जी ये बात इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि कुछ गलतफहमियां निर्माण की जाती है कि संविधान बदला जाएगा आगे आने वाले दिनों में, हमारे लोगों को समान अधिकार नहीं रहेगा, हमारे कुछ पिछड़े हुए वर्ग के साथियों को नीचा दिखाने का काम किया जाएगा। ये कतई गलत है। ये प्रचार अपप्रचार है, वो उन्हीं लोगों के माध्यम से होता है कि जो लोगों को मालूम है कि जमीन धरती, जमीन पैरों के नीचे से सड़क रही है, हम दोबारा जीत कर नहीं आएंगे, तीसरी बार भी मोदी बनेंगे और 400 पार करेंगे, ये उन्हीं लोगों का अपप्रचार है। और मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं, मैं ये बात को फिर से क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि राम मंदिर बना, लेकिन मोदी जी या योगी जी ने जल्दबाजी नहीं की। सत्ता आई मतलब हमने बनाना ऐसा नहीं है। उन्होंने कानून, न्यायपालिका का फैसला आने तक उन्होंने राह देखी। न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जब कहा कि यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, तभी वहां पर मोदी जी ने और योगी जी ने वहां राम मंदिर के निर्माण का काम किया। और आज हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को भी मैं कहना चाहूंगा
यही आज हमारे जमाने के लिए, आज काल के लिए जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, भाइयों बहनों, समय का कुछ अभाव है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आगे आने वाला चुनाव सुनील मेंढे का चुनाव तो जरूर है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैं पूछना चाहूंगा कि हम मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं? जब बनाना चाहते हैं तो सुनील मेंढे जाएंगे, तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना। आपको सामने जो लोग खड़े हैं उनका भी आपको चेहरा मालूम है, ठीक है? क्या कोई खड़ा करने के लिए उनके पास भी नहीं, व्यवहार करके किसी को टिकट दे दी गई, क्योंकि मालूम है कि 100% यहाँ में सुनील मेंढे चुनकर जाने वाले। और सुनील भाऊ, आपको तुम्ही चिंता करूच नका, कालपर्यंत आम्हीच तुम्हाला म्हणजे खाली आणू शकलो असतो, आता आम्हीच तुमच्या सोबत आलो, मग काय याचा चिंता करू नका। अब प्रफुल्ल पटेल आपके साथ है, मोदी जी मैं कह रहा हूं, तो अब चिंता की क्या बात है। इसलिए योगी जी का वक्त आप मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए उनके लिए मैं अपनी भाषण को यही विराम देते हुए यही गुजारिश करूंगा, आपको सभी को कहना चाहूंगा कि विकास के नाम पर हमारे भंडारा गोंदिया जिले का सर्वांगीण विकास, कल उद्योग आने चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, आमच्या शेतकऱ्यांना आज 20,000 मिळाला, उद्या जास्त बोनसची रक्कम मिळाली पाहिजे, त्यांना जास्त फायदा झाला पाहिजे। आमच्या शेतकऱ्यांना सुजलाम करण्यासाठी आपल्याला इथून भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे आमचे उमेदवार सुनील मेंढेला आणि काय किंतु परंतु आम्हाला नको आहे। मी तुम्हाला सांगतो की हे येणारच आहे, पण यामध्ये भंडारा आणि भंडारा तालुका शहराच्या सर्वात जास्त योगदान असलं पाहिजे। आज तुमचा सुपुत्र देशाच्या संसदेवर दुसऱ्यांदा जाणार आहे, हे तुम्हाला अभिमान असला पाहिजे। एवढंच बोलतो, थांबतो। जय हिंद। धन्यवाद भाईजी। या ठिकाणी मी सन्माननीय या भंडाऱ्याचे आमदार विधायक जो है उनको विनंती करता हूँ कि वो योगी जी का स्वागत करेंगे। एक फक्त सूचना आहे की 14 एप्रिलला संध्याकाळी दुपारी 3 वाजता सातूर इथे आपल्या देशाचे गृहमंत्री सन्माननीय अमित भाई शाह यांची सभा आहे। आपल्या सर्वांना त्या सभेचं निमंत्रण देण्याकरता मी इथे उपस्थित आहे। अब मैं अनुरोध करूंगा सन्माननीय योगी आदित्यनाथ जी दो सभा को संबोधित करें। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की बहनों और भाइयों, ये भंडारा की आवाज नहीं है, अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस क्षेत्र से पूर्व सांसद और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सुनील मेंढे जी, यहाँ के हमारे सम्मानित विधायकगण श्री विजय गांडवाले जी,
विधायक श्री राजू कोटे मोर्वे जी, पूर्व मंत्री श्री प्रणय फुके जी, पूर्व मंत्री श्री नाना बाबू पंचगुले जी, राजेंद्र जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के एनसीपी और शिवसेना के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, रिपब्लिकन पार्टी के भी हमारे सभी पदाधिकारीगण और भंडारा में आयोजित आज की इस चुनावी सभा में भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को मैं जो बाबा जुगदेव जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से निबंधन करता हूं। बहनों और भाइयों, मध्यकाल में जब ये देश मुगलों के आक्रांताओं से, उनकी आक्रांता कुदृष्टि से त्रस्त था, तो महाराष्ट्र में एक शक्ति पुंज के रूप में, एक शक्ति के तेज के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके पूरे हिंदुस्तान को एक नई ज्योति, एक नई उजाला दिया। महाराष्ट्र से जो तेज, शक्ति का तेज निकला था, आज भी पूरे देश के अंदर उसकी गूंज है। पूरे देश के अंदर प्रत्येक भारतवासी के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव है। हर भारतवासी इस बारे में कहता है, जब भी भारत की राष्ट्रीयता की बात होती है तो राष्ट्र नायक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हर भारतवासी बड़े गर्व के साथ कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये जो भाव है, आज उसी भाव का अनुसरण करते हुए मोदी जी कार्य कर रहे हैं। उन्हीं भावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं, एनडीए कार्य कर रहा है। जिन मूल्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान के शिल्पी के रूप में भारत को, स्वतंत्र भारत को एक नई दृष्टि दी थी, वही भाव आज भी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के कार्यों में वही भाव चलता है। और
में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में होली का उत्सव 500 वर्षों के बाद। बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज का यही तो सपना था, यही सपना था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इसी सपने को साकार करने के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार करने का कार्य भी कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है, ये एनडीए सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सपने साकार हो रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना स्वतंत्र भारत में इस रूप में साकार हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल है। उत्सव यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उपद्रव प्रदेश है, हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों भाइयों, आज वहां उपद्रव नहीं है, आज उत्सव है। उत्सव कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है और कर्फ्यू नहीं है। धूम धड़ाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं, उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दे जाएंगे। हमने जाति के आधार पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ। हमने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, हर भारतवासी की संतुष्टि को आधार बनाया और इसका आधार था मोदी जी का वो मंत्र, सबका साथ और सबके विकास। आपने बदलते हुए भारत को देखा। आज दुनिया में भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। अभी 4 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन की एक न्यूज को आप थोड़ा देखें। उसमें कहता है कि भारत ने, अब उसका स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी पिछले 2 वर्ष पहले मारे गए और ये आतंकवादी ऐसे थे जो दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरे थे। यह पाकिस्तान की एजेंसियां कहती हैं और उसने छापा था। दुनिया के अंदर उन आतंकवादियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि दुनिया भी मानती है आतंकवाद देश और दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। आज भारत की सुरक्षा में कोई सेल नहीं लगा सकता, क्योंकि सेल लगाने के पहले उसको 10 बार सोचना होगा कि इसके बारे में इसका दुष्परिणाम क्या होगा। और आप देखते होंगे, कहीं हम तो ये भी देखते हैं, कभी कहीं किसी बारूद की गोदाम में किसी मानवीय त्रुटि से कभी आग लग जाए और उससे विस्फोट हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पहले से स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तो न जाने कहां ये स्ट्राइक हो गया। बहनों और भाइयों, सरकारें दम से चलती हैं और वह दम दिखाया है मोदी जी ने। बिना झुके, बिना रुके, बिना टिके 140 करोड़ के भारतवासियों को अपना परिवार मान करके भारत को दुनिया की एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किए, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन की हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, IIT, IIM, ये सभी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज,
जाते थे। और आज तो अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। अब आप अयोध्या जाएंगे ना तो आपको आज की अयोध्या ऐसी लगेगी जैसे त्रेता युग की अयोध्या आ गई। और मैं चाहूंगा चुनाव के बाद 19 अप्रैल को चुनाव है, चुनाव के बाद पदाधिकारी तो और जगह चुनाव में जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक तो खाली होंगे। खेती बाड़ी का समय जैसे फुर्सत मिले अयोध्या का एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आइए। आपको लगेगा अयोध्या का भी और काशी का भी आप देखेंगे तो आपको लगेगी कि वास्तव में हमारा देश स्वतंत्र है, क्योंकि हमने अपने आराध्यों को सम्मान दिया, भारत की आस्था को सम्मान दिया, भारत की जो आवश्यकता है उन युवाओं की आजीविका के लिए प्रबंध किया है, आम जनता की आस्था को सम्मान दिया है। और अयोध्या में रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बाद में हुआ। पहले बात महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या की इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के लिए भी मोदी जी के प्रयास से कार्य पूरे हुए। बहनों भाइयों, महापुरुषों को सम्मान कैसे दिया जाना चाहिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। योजनाओं का आधार व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र और भाषा नहीं हो सकता। इसका आधार होगा गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबका जो वंचित है वह इन योजनाओं का आधार होगा। और इसी के लिए मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर तो 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक युवा है और एक महिलाएं हैं। इन चारों का उत्थान हो जाएगा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और बहनों भाइयों, इन चारों के लिए ही ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र ज्ञान बनाने जा रहा है। और ये लड़ाई ज्ञान बनाम गण के बीच होने जा रही है, झूठे आरोप लगा करके। जबरन गरीबों का हक पर डकैती डालने का जो प्रयास करते थे वे लोग आज फिर से आपके बीच में आ रहे होंगे, अलग अलग तरीके से आ रहे होंगे। और यहां पे तो हमें कोई चिंता भी नहीं है, इसलिए भी चिंता है कि प्रफुल्ल जी भी आपके साथ में है, शिवसेना भी यहां पर जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर के कार्य करने वाला जो बड़ा धड़ा है वह लोग बीजेपी के साथ में ही आज इस समय मिलकर के सरकार चला रहे हैं। और साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी भी साथ में, सभी लोग एक साथ मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें विकसित महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल इसलिए देना है क्योंकि मोदी जी ने देश को इस बारे में मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगार के सृजन होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य होंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए नए अवसर आएंगे, दबे कुचले वंचित लोगों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध होंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज सरकार कार्य कर रही है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि विकसित महाराष्ट्र हो। और विकसित महाराष्ट्र के लिए आवश्यक है कि गोंदिया और भंडारा भी विकसित हो। इस विकसित होने के लिए सुनील मेरे फिर से यहां से सांसद बने, यहां के एमपी चुन करके
आऊंगा, आपके साथ संवाद भी बनाऊंगा, आपको अयोध्या का आमंत्रण भी दे दूंगा इसी बहाने। और मोदी जी को तीसरी बार तीसरा कार्यकाल देने के लिए आप सबसे विनम्र अपील भी करूंगा। और इसी अपील के साथ आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको और उज्जवल भविष्य, वर्तमान को और आने वाली पीढ़ी की भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी हैं, यहां से श्री सुनील मेंढे जी को आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना हमको? सुनील जी आप इधर आ जाइए, एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी